हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पे आज हम लोग करने वाले कुछ क्वेश्चंस। तो लेक्चर शायद छोटा हो, मुझे पता नहीं कितना बड़ा होगा, है ना, अभी तो शुरुआत ही है। तो लेक्चर शायद छोटा हो क्योंकि आज हम लोग सिर्फ करने वाले क्वेश्चंस, इसके आगे के जो टॉप कॉन्सेप्ट थे लगभग हमने कवर अप कर लिए हैं। तो चीज़ें हमें बहुत ही थोड़ी सी पढ़नी है, बस यही इतना पढ़ना है। और आज जो ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं और हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा चुके हैं अब तक और कैसे क्वेश्चंस इस पर बने हैं। और बहुत ही सिंपल है इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं। बस ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़े से कठिन आते हैं, इसलिए ग्राफ के क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा दिमाग दीजिएगा, है ना। ग्राफ वाले क्वेश्चन ही अपना दिमाग घुमाते हैं। तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कल के लेक्चर से रिलेटेड, है ना। तो कल के लेक्चर में हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में ज़्यादा जानकारी ली थी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है और किस पर नहीं करता है। तो ध्यान से आप लोग इस पॉइंट्स को लिख लें। और हाँ, नीचे ये ग्राफ भी जरूर देखिएगा। बड़ी मेहनत से मेरे को ये ग्राफ मैंने बनाया है ना, बहुत मेहनत लगी। आपकी बुक में कहीं मिल जाए तो आप बना लीजिएगा, कहीं भी मिल जाए आप वो ग्राफ बना लीजिएगा, है ना। तो मैंने वो ग्राफ कैसे बनाया आप देख लो, कहाँ से बनाया है, आपको भी समझ में आ जाएगा। एक मिनट में दिखा दे रहा हूँ, है ना। और आज मैंने फोकस लॉक करके रखा है ताकि दिक्कत ना हो। कल तो बहुत दिक्कत हो गई थी मेरे को, बार बार फोकस सेट हो रहा था। तो आज भी मैं इसके ऊपर फोकस सेट थोड़ा सा बुक पे सेट कर लेता हूँ। आप इसको ध्यान से देख लो कि जो ग्राफ है वो यही है। तो लेट फोकस सेट हो जाए भाई। तो ये रहा, ये ए वाला ग्राफ है। तो देख रहे हैं आप, वही ग्राफ है अपना सेकंड वाला, ठीक है। और कहाँ गया वो फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला ग्राफ यहाँ पे है, सेकंड वाला ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सेकंड वाला ग्राफ जो है वो मेरे पास यहाँ से है। सेकंड वाला जो ग्राफ है वो यहाँ से है। कहाँ गया, ये रहा। अरे यार, कहाँ पे इसका फोकस कैसे सेट करेंगे, एक मिनट को सेट करने दो फोकस। तो सेकंड वाला ग्राफ ये रहा, यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो पहला ग्राफ आपको दिख चुका है और सेकंड वाला ग्राफ भी आपको दिख चुका है। तो आप देख लीजिए इसके एक्चुअल ग्राफ कैसे बने हैं। इसको भी सेट करने दो, सेट हो जाए भाई। अरे क्या हो गया इसको, हो गया, बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। अभी सही है ना। हाँ, तो आप वो ग्राफ देख लीजिए और ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से नोटवर्दी पॉइंट्स हैं। और ग्राफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं खुद ग्राफ पे कंफ्यूज हो चुका था अपने टाइम पे। तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, पहला पॉइंट भी लिखा गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर आप काइनेटिक एनर्जी चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। कल के लेक्चर में याद करिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव कैथोड, नेगेटिव वोल्टेज था जो हम देते थे एनोड को विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, जिससे हम फोटो करंट को जीरो कर देते थे। यानी सबसे मिनिमम वोल्टेज नेगेटिव में या डिक्रीज, है ना, जो हम एनोड को देते थे जिससे फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाती थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं फोटो करंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। वाई की वैल्यू जीरो कब होती है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देंगे तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज करना पड़ेगा। और मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया है, आप सीख चुके होंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं, उसको ज़्यादा एनर्जी की, हाँ, लाइट दिखकर। और एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, पहली बात तो फ्रिक्वेंसी पर, और दूसरी बात वेवलेंथ पर। आप जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे, वेवलेंथ और घटाओगे, है ना, फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे और वेवलेंथ घटाओगे, एनर्जी उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रिक्वेंसी के और लिम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लिम्डा बढ़ाओगे तो एनर्जी घट जाएगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, बहुत ही आसान चीज़ें, तो दिमाग में रह जाए तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, अगले पॉइंट की। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये भी आपको कल के लेक्चर में बताया जा चुका है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डिपेंड नहीं करती है। आप इंटेंसिटी चाहे कितना भी बढ़ा दो, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने एक बार जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया, आप वेवलेंथ ना चेंज करो लाइट की, आप रेड कलर की लाइट आप गिरा रहे हो, यानी क्रिम्सन रेड, मतलब रेड होना चाहिए, परफेक्ट रेड, मतलब रेड में और कोई रेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप मेरे पास रेड देख सकते हो ना, जैसे कि मेरे स्वेटर में ये वाला रेड है, ये रेड ही है ना। और रेड कलर भी होता है तो फुस अलग अलग होना चाहिए। जैसे मेरे रूम में ढेर सारे रेड चीज़ें हैं, जैसे मेरा शूज़ रेड है,
मेरे पास 2 शूज़ हैं, दोनों के दोनों रेड है और दोनों के कलर अलग हैं, अब उनको कत्था ही नहीं बोल सकते है ना। तो वो मतलब रेड कलर होना चाहिए और एक परफेक्ट मतलब क्या बोलते हैं एक अलग से रेड होना चाहिए। जैसे कि वो लिपस्टिक लड़कियाँ नहीं लगाती हैं, उनको कलर शेड के बारे में पता होता है, तो वो एक अलग शेड का होना चाहिए कुल मिला के, तभी उसका वेवलेंथ फिक्स हो जाएगा ना। तो अगर आप गिरा रहे हो उसी वेवलेंथ की लाइट, तो आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, ठीक है, बढ़ाते जाओ, पर आपने एक बार स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के फोटो करंट को जीरो कर दिया है। आप कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट गिरा दो, फोटो करंट की वैल्यू में कहीं से भी किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया है, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंटेंसिटी देखो बढ़ा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब तक आप वोल्टेज देखो, वोल्टेज फिक्स है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इंटेंसिटी देख रहे हो कोई भी डिपेंड नहीं है। समझ में आ रही बात है, रट लो, नहीं समझ में आ रहा तो रट लो, इसलिए रटने वाला पॉइंट लेके आया हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे, और काइनेटिक एनर्जी किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपको वेवलेंथ और मतलब सॉरी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू और डिक्रीज करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप एनर्जी ज़्यादा कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कर रहे हो। तो कल के लेक्चर देख लो, आपको शायद समझ में आ जाए। फोटो करंट इंक्रीजेस, है ना, फोटो करंट कब आप इंक्रीज कर सकते हो, फोटो करंट को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो, है ना, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो तो फोटो करंट बढ़ जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। तो फोटो करंट को इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को वेरी करने का एक ही तरीका है, आप फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को चेंज कर दो, ठीक है। आप इन सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप ग्राफ देख लीजिए। तो ग्राफ में ये दिखाया जा रहा है आपको कि एक ये रहा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी दिखाई दे रही है I3, I2, I1, ये डिफरेंट है। इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, देखो I1 की वैल्यू देखो कम है, तो फोटो करंट की वैल्यू देखो इतनी थी, है ना। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई, पर अभी भी देख रहे हो I1, I2 और I3 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अभी भी उतनी ही है जितनी I1 के लिए थी, है ना, मतलब I3 की वैल्यू ज़्यादा है ना, इसलिए। समझ में आया कि नहीं आया, वापस आ जाओ इस पर। ये दूसरी लाइन से कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल आप वेरी कब करा सकते हो, जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करो। तो ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू और घटानी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर के क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने सोचा एक बार ग्राफ के क्वेश्चन कराने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो ये एक नॉर्मल सा प्रश्न है आपके सामने, अब आपको इसमें बताना है, देखो ये जो ग्राफ बना है ये एक मेटल के लिए सेम है ना, तो मेटल सेम रहने से क्या होता है कि वर्क फंक्शन सेम रहता है, तो फिर वो 1, 2, 3 जो ग्राफ बन रहा है वो मेटल सेम लेके बन रहा है, मतलब सेम मेटल के लिए है। जैसे सोडियम का मेटेरियल ले लिया, तो सोडियम के लिए ही है, बस एक्सपेरिमेंट आप अलग कर रहे हो। यानी कैथोड जो बनाया है, लिया है, वो एक ही मेटल का है, और उसी के ऊपर आपने डिफरेंट मतलब क्या करते हैं उसको, सिचुएशन को चेंज कर करके आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है। एक्सपेरिमेंट कभी किया है कि नहीं किया है, करोगे तो पता चलेगा कि कैसे होता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट ही हैं, एक्सपेरिमेंट से डेटा निकल के आया है ना। जब आप हायर स्टडीज़ करोगे, जब आप जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ पे जब प्रैक्टिकल कराएंगे ना, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल कराते हैं ना, होता है, तो एक्सपेरिमेंट जब कराएंगे तो आप ऐसे ग्राफ व्राफ बनाओगे, अगर आपने मतलब ब्रांच ली तो, ठीक है। वो वाली मतलब अगर मिल गई जिसमें ये सब इतना ज़्यादा वो करना पड़ता है टिटम्मा, तो आपको बताना है इसमें कि इंटेंसिटी, जैसे मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी I1, तो पहले ग्राफ के लिए इंटेंसिटी के ऊपर बताना है, इंटेंसिटी I1 इक्वल टू I2 है कि इंटेंसिटी I1 इक्वल टू I3 है, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I3 है, और इंटेंसिटी और क्या बनेगा, और क्या बनेगा भाई साहब ऑप्शन, ये मान लो अपनी अनीता हो गई, बसंती, चंपा, डॉली का बन नहीं रहा है, नॉन ऑफ दिस कर दूँ क्या, नॉन ऑफ दिस कर दूँ क्या, तीनों को बराबर कर दें, तीनों को बराबर कर दो। अब बताइए इस पर कैसे बनेगा, बताइए अनीता, बसंती, चंपा, डॉली में से कौन सही है, I1 इक्वल टू I2, I1 इक्वल टू I3, I2 इक्वल टू I3, या तीनों बराबर है। I क्या है, इंटेंसिटी है, I क्या है, इंटेंसिटी, तो I इज द इंटेंसिटी, I इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो आपको इस फिगर को देख के बताना है कि क्या पॉसिबल है, बताइए। सिंपल सा, आपको ग्राफ दिख रहा है, तो आपको पता था, पिछले पॉइंट पे जाइए, तो इंटेंसिटी
से क्या होता है, इंटेंसिटी से फोटो करंट बढ़ती है। तो इंटेंसिटी से क्या सेम रहता है, इंटेंसिटी से क्या सेम रहता है, फोटो करंट। तो देखो फोटो करंट किस पे सेम है, I1 इक्वल टू I2 पे, I1 इक्वल टू I2 पे, तो I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा, कहाँ है पहला ऑप्शन। नहीं समझ में आया भाई, इंटेंसिटी से क्या होता है, बोलो इंटेंसिटी से क्या होता है, इंटेंसिटी से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, बोलो बोलो, पेज नोट किया था ना, पेज बोल्टो। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और इंटेंसिटी सेम रखने से फोटो करंट की वैल्यू सेम रहती है, वही रहती है। तो भाई इंटेंसिटी देखो आपने बढ़ाया नहीं है, तभी तो फोटो करंट की वैल्यू सेम है। सैचुरेशन करंट देख के तो बताओगे कि कुछ और बताओगे, बोलो क्या हो गया, सही तो है क्या, कोई कन्फ्यूजन है क्या? जैसे कन्फ्यूजन एक बार बच्चों को आती है ना, एक बार ऐसा ऑफलाइन में जब ये क्वेश्चन था तो बच्चे को कन्फ्यूजन आई थी, बोल कह रहा था कि भैया 2 और 3 के लिए ये सेम है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, तो I2 इक्वल टू I3 होना चाहिए था ना। I1 डज नॉट I1 इक्वल टू I2 कैसे कर दिया, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? उसने ऐसा मतलब उसने भी ऐसे समझा नहीं पा रहा था, मतलब उसका कहने का मतलब था कि I1 इक्वल टू I2 नहीं होना चाहिए थे, I2 इक्वल टू I3 होना चाहिए था। मैंने बोला क्यों, उसने बोला क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने दे दिया है नोट पे, मान लीजिए 8 -5 वोल्ट पे आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट डाल दो। तो मैंने बोला बस यही तो है प्रॉब्लम, कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट डाल दोगे भाई, इंटेंसिटी तो आप वेरी करा दो ना, अनंत कर दो, जीरो कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला है, अब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो आप क्या निकालोगे इससे निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन निकालोगे? आपको भी समझ में आया? अगर आप बोल रहे हो कि I2 इक्वल टू I3 होना चाहिए तो कैसे करोगे ये बताओ? अगर आपके दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन है कि I2 की वैल्यू I3 के बराबर होनी चाहिए क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है दोनों के लिए, ऐसे कैसे बोल दे रहे हो? मान लो आपने एक बार स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया भैया -5 वोल्ट पे, अब फोटो करंट बढ़ेगी नहीं, अब बढ़ेगी नहीं मतलब क्या क्या सेंस है, आप इंटेंसिटी कितनी भी कर दो, I3 की वैल्यू आप कितनी भी कर दो, मतलब आप 10 वाट का बल्ब लगाओ, 7 वाट का लगाओ, आप ऐसे 7 वाट के हजारों बल्ब लगाओ तो भी उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, समझे? तो आप यहाँ से कैसे बता दो कि I2 इक्वल टू I3? अब भाई आपने क्या कर दिया, एक बार ये आप पहुंच गए इस पे, अब क्या करो, यहाँ पे दूसरे में इसी में आप बढ़ाना शुरू कर दे, बढ़ाना शुरू कर, भाई ये तो खिसकेगा ही नहीं, अब खिसकेगा नहीं तो क्या कर लोगे? तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा लिया, अब आप ऑब्जर्व करना देख लो कि देखो भैया I1 लगाओ चाहे I2 लगाओ, फोटो करंट की वैल्यू सेम रहनी है। तो आप ये समझो कि जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे उस पॉइंट पे रट लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो I1 इक्वल टू I2 रहेगा, मतलब इंटेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि फोटो करंट की वैल्यू सेम है, समझे? दोनों अगर एक पॉइंट में मिल रहे हैं, दोनों का देखो सैचुरेशन पॉइंट सेम आ रहा है ना, देखो एक ही लाइन में मिल जा रहे हैं आगे जाके, तो क्या होगा, दोनों का सैचुरेशन पॉइंट एक ही, ऐसा ये मतलब है कि I1 इक्वल टू I2 है। कंफ्यूज मत हो, दिमाग लगाओ, दिमाग अकल, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता, कुछ भी हो जाए रट लो। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है इसी के ऊपर क्वेश्चन, भाई इस फ्रिक्वेंसी के रेस्पेक्ट में पूछ लो क्वेश्चन, F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F3, F2 इज इक्वल टू F3, और एक बार तीनों को आपस में बराबर कर दीजिए, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3। अब बताइए फ्रिक्वेंसी में, फ्रिक्वेंसी में बताइए क्या हो सकता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने या घटाने से क्या होगा? अगर आपने फ्रिक्वेंसी सेम रख दी तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रह जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे। अब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम कब रहेगा, जब फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। तो देखो 2 और 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, यानी इसका मतलब क्या है, F2 इज इक्वल टू F3 है, सी है ना, विटामिन सी सही है, मतलब मिर्चा है ना, सी मिर्चा। भाई समझ में आया कि नहीं आया, मिर्चा वाला जोक नहीं समझ में आया, उसकी वो ना समझ में चल जाएगा, ये समझ में आया? भाई कहने का मतलब क्या मेरा है, कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे देख रहे हो 2 और 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब क्या है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी अलग है, काम खत्म। 2 और 3 पे फोटो करंट अलग हो रही है, इसका क्या मतलब, भाई फोटो करंट बढ़ रही है क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, पर फ्रिक्वेंसी सेम है। पहले आपने एक बल्ब लगाया था, मतलब जो भी कलर था है ना, एक पर्टिकुलर कलर पकड़ लो, उसका आपने एक बल्ब लगाया था तो फोटो करंट ये मिली। आपने क्या किया, अब उसी के 3 बल्ब लगा दिए, 4 बल्ब लगा दिए तो फोटो करंट बढ़ गई, समझे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। अच्छा इसमें क्या था,
उसी एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया कि एक बल्ब ये लगाया था और एक बल्ब ये लगाया था, एक बल्ब ये लगाया था और एक बल्ब ये लगाया था, पर इस बार इंटेंसिटी बढ़ गई, है ना। इस बार क्या बढ़ गई, इंटेंसिटी, वेवलेंथ बढ़ गई। यानी इस बार जितना मतलब रोशनी ये दे रहा था वही रोशनी ये दे रहा था, पर इस दोनों का कलर अलग अलग है। समझे कि नहीं समझे? यानी 1 और 2, अगर मान लो आप बल्ब की बात कर रहे हो, 1 और 2 के जो डिफरेंट कलर के बल्ब है ना, 1 और 2 के डिफरेंट कलर के बल्ब है। कलर की स्पेलिंग क्या होती है पता नहीं भाई, मैं लिख दे रहा हूँ, गलत होगा सही को मान लेना, नहीं तो हिंदी में लिख दे रहा हूँ। कलर डिफरेंट रंग के हैं ना, कलर का लिखो, डिफरेंट रंग के हैं। और 2 और 3 जो है वो सेम रंग के हैं, है ना, सेम रंग के हैं। पर जो 3 है वो ज़्यादा चमकीला है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ज़्यादा ब्राइट है ना, तो मोर ब्राइट। ऐसा देखो, मोर ब्राइट ऐसा कैसे लिखेंगे भाई, ब्राइटर देन 2, बट ऐसे लिख सकते 3 इज मोर ब्राइटर देन 2, है ना, तो 3 इज मोर ब्राइटर देन, ऐसे लिखो 3 इज ब्राइटर, मोर का होता है, 3 इज ब्राइटर देन 2। अंग्रेजी भैया पढ़ना पड़ेगा लग रहा है, बड़ी दिक्कत हो गई अंग्रेजी की, है ना। समझ में आ रही बात? अब भाई इसके ज़्यादा नहीं समझा सकता। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करें, एकदम उसी तर्ज पे है प्रश्न, तो उसी तर्ज पे जैसे गाना होता है ना, उसी तर्ज पे, सेम तर्ज पे प्रश्न है, बस इस बार डेटा चेंज है। करिए और आंसर बताइए। हो गया? मैं करता हूँ, जिसका हो गया उसको बहुत बधाई, और जिसका नहीं हुआ वो मेरे साथ देखिए कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए और बी, क्या हम आपको क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ए एंड बी में क्या सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब दूसरा अप्रोच सुन लो इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का, आप पहले देख लो कि क्या सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप बस याद करो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पर। किस पर? फ्रिक्वेंसी पर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल बी के इक्वल है, दैट मीन्स ए के ऊपर फ्रिक्वेंसी जो गिर रही होगी वही बी की होगी, जो ए की फ्रिक्वेंसी होगी वही बी की फ्रिक्वेंसी होगी। समझे? अभी हुई नहीं समझ में तो खींच के एक झपड़ दूंगा मैं आपको। बी और सी में क्या आप देख रहे हो, बी और सी में आप देख रहे हो कि फोटो करंट की वैल्यू सेम है, मतलब सेचुरेशन एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना, तो फोटो करंट की वैल्यू सेम है, फोटो करंट सेम है। तो फोटो करंट सेम कब होता है, फोटो करंट सेम होता है मतलब अगर आई ए इज इक्वल टू, सॉरी आई सी इज इक्वल टू आई बी है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स का मीन्स होता है भाई, का मीन्स होता है इंटेंसिटी आई सी किसके बराबर है, आई बी के बराबर है ना। तो यहां से हमें ये चीजें पता चली। ऑप्शन में देखो एफ इज इक्वल टू एफ बी पहला है और दूसरा है, बाकी ये तो गए काम से, ये भी गए काम से। अब बचा क्या कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये सही है तो ये सही है भाई, चंपा डाली तो गए, मतलब 50-50 हो गया जनाब आपके लिए। अब बताइए दोनों में से कौन सा सही है, जिसके लिए सी और डी गलत, सही था भैया वो तो निकल गए गेम से। अब बताइए, अब अगला ऑप्शन है आई सी इज इक्वल टू आई बी, दोनों में नहीं है आई सी इज इक्वल टू आई बी, ये तो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आई ए इज इक्वल टू आई बी तो हो नहीं सकता ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ से क्या क्या पता चल रहा है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, बट आई ए डज नॉट इक्वल टू आई बी है। अगर फ्रिक्वेंसी सेम होगी, इंटेंसिटी सेम हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? ये आईआईटी का क्वेश्चन था, 2004 में पूछा गया था 2 नंबर में, है ना। तो देख लो आसान है कि नहीं है। अब आसान है, पहले तो एक बार कठिन होता है ना, बिना पढ़ाए थोड़ा सब कुछ तो कठिन लगता है। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 एडवांस का, आप इसको देख के बताइए कि आपका क्या विचार है इस प्रश्न के लिए, आप कौन से उत्तर को सही बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक से ज़्यादा सही हो सकता है ना, मोर देन वन वाले में आया था, तो ये मोर देन वन है, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। तो आप ये देख कर विचार करिए कि कौन सा सही है। इस बार 2 उत्तर सही होंगे। हो गया? कौन सा सही होगा? देखो 1/λ का जो वेरिएशन है वो तो आप बता दो, क्योंकि ये तो पढ़ाया है। हाँ, पर लेमडा वाला नहीं बताएगा, वो पूछ लेगा तो फिर वो देख लो,
वो रिलेशन याद है एकदम डायरेक्ट वाला, लिख दूँ? सर देख लो पहले तो वी नॉट और लेमडा में रिलेशन क्या होता है ये बताओ। बताओ वी नॉट का लेमडा के साथ क्या संबंध है तुम्हारा? वी नॉट का लेमडा के साथ क्या संबंध है? तो वी नो डैट ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, है ना, एंड ई इज इक्वल टू वॉट? ई इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव, ऐसे छोड़ दो। वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई इंटू लेमडा, सर इंटू वन अपॉन लेमडा, माफ करिएगा, इंटू वन अपॉन लेमडा माइनस फाइव अपॉन ई। तो भाई देख लो ये कल ही बताया गया ग्राफ है और इसके ऊपर प्रश्न पूछ लिया गया है कि वी नॉट इज इक्वल टू होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रिलेट करोगे तो ये वाला ग्राफ आता है सही, जिसके स्लोप को हम लोग बोलते हैं एच सी अपॉन में ई, जो कि कांस्टेंट होता है। ये आप मटेरियल चेंज कर लो तो भी, मतलब मेटल चेंज कर लो तो भी नहीं बदलता है ना। वो वहाँ से देखो भाई, ये y है, जो y हो गया, ये हो गया x, और ये तो कांस्टेंट है, इसे y इंटरसेप्ट बोल दिया, हो गया c। तो वी नो डैट y इज इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी। अब देखो c कांस्टेंट है तो एम एक्स माइनस सी हो गया, रिलेट करना है ना, c निगेटिव है। अब m देखो कांस्टेंट होता है यहाँ पर भी देखो है, h की वैल्यू पता, c की वैल्यू पता, e की वैल्यू पता, रखो तो कांस्टेंट ही तो आएगा। नहीं समझे ना समझो, क्या जाने हम, ये होता रट लो। पर यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा लॉजिकल है, तो आप ध्यान से देखो कि जो वी नॉट है ना, एक बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे कर लो, तो जो वी नॉट है वो वन अपॉन लेमडा के प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है, वी नॉट वन अपॉन लेमडा के है। तो अगर मैं आप ध्यान से देखो तो वी नॉट की जो वैल्यू है वो लेमडा के वन अपॉन में प्रोपोर्शनल है। और अगर ऐसा कोई रिलेशन आपको मिलता है तो जो ग्राफ बनता है वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसे अनंत तक भेज दो, क्या ही दिक्कत है तुमको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ए वाला सही हो गया। अरे वैसे भाई लेमडा में ये वाला वेरिएशन हो ही नहीं सकता पहली बात तो, और वन अपॉन लेमडा वाला पढ़ा है, उल्टा सोच लो ना, वन अपॉन लेमडा में देखो ये वाला गलत हो गया, और ये वाला कैसे सही कर दोगे? लीनियर थोड़ी नहीं दिखा रहा, देखो लीनियर बनेगा भाई, लेमडा के साथ लीनियर कैसे बनाओगे ये सोचो। अरे यार देखो वी नॉट ऊपर है, वी नॉट ये मिल गया, वी नॉट वाई में है, एक्स में तो लेमडा है ही नहीं, एक्स में लेमडा इसे लीनियर का ग्राफ ये बनता है, समझे कि नहीं समझे? लीनियर बनेगा ही नहीं, ये वाला लीनियर बना नहीं रहे हैं, गलती है, और ये लीनियर बन रहा है, इसको उन्होंने ऐसे बनाया है कर्व मतलब करके, तो फिर कैसे होगा सोचो खुद ही। तो ए और सी सही है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? ग्राफ वाला जाके लेक्चर देख लो मेरा, कहीं से भी ग्राफ पढ़ लो, मैथमेटिक्स वाले तो आपको आता ही होगा, नोट कर लीजिए। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस 2019 का, है ना, 2019 मेंस, एम फॉर मेंस 2019 में आया हुआ है आपके सामने। ये थोड़ा सा मेरा प्लॉट थोड़ा सा ख़राब हो गया, आप इससे बढ़िया से बनाइएगा, आपके पास पी वाई क्यू हो तो फिर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हालांकि जीरो से नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो वो आप देख लो कैसे करना है। तो ये आपका प्लॉट था, दिया है कि 6 पे 1 वोल्ट है, यानी ये जो फ्रिक्वेंसी है ध्यान से देखो 6 इंटू पावर में है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट है, 8 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट्स है, 10 टू द पावर 15 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट है। तो आपसे बोला जा रहा है कि फाई निकालना है, फाई निकालना है आपको, तो फाई कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, सॉल्व करिए। हो गया? कितना आया? जिसका भैया ऑप्शन नंबर बी आया सही हो, मतलब बसंती के साथ जो हो उसको बधाई हो, बी फॉर बसंती, बी फॉर बधाई, बढ़िया है ना। तो आपको बधाई हो, आपने सही कर लिया है। कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि फाई की वैल्यू होती है एच एफ नॉट के बराबर, और कहीं से अगर जुगाड़ लग जाए एफ नॉट का तो अपना मज़ा आ जाए, है ना। अगर एफ नॉट का जुगाड़ हो जाए तो मज़ा आ जाए। कैसे करोगे? कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो भाई हमने जुगाड़ सोचा, हमने सोचा कि हमको तो ग्राफ आता है। आप ध्यान से देखो, अभी आप ग्राफ पढ़ के आ रहे हो वी नॉट वर्सेस एफ का, तो वी नॉट वर्सेस एफ के ग्राफ में क्या होता था, इसे बनता था, तो जहाँ पे ये कट करता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, एफ नॉट। तो एफ नॉट का जुगाड़ देखो हो गया, देखो एफ नॉट का जुगाड़ हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे डॉट डॉट करते थे ना, एफ नॉट का जुगाड़ हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पे कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 4 पे। तो यहाँ से एफ नॉट क्या मिला हमको,
एफ नॉट इज इक्वल टू मिल गया 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। रखो, अब मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन करना शुरू कर दें। तो मैं कुछ इसमें चीज़ें मिटा देता हूँ, नहीं तो छोड़ो। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6.63, भैया इतना लंबा लेकिन ना है, क्या करें, इंटू 10⁻−34 इंटू 4 इंटू 10⁻14 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19, ये 10⁻−19 है। अब 10⁻−19 से डिवाइड क्यों किया? ऑब्वियस सी बात है भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है तो डिवाइड करोगे ना। देखो जूल में आएगा ना, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड करते हैं, याद कर लो। अब डिवाइड करना शुरू कर दो। कैसे करेंगे भाई? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बहुत आसान है। तो 4.4 जा ना 16 हो जाएगा। अब कैंसिल कर दो। तो ये है 10⁻, एक जीरो ऊपर और बढ़ा देते हैं, ये हो गया 4, और एक जीरो ऊपर और बढ़ा दो, 10⁻15 कर लो। समझे? सही, 19 तो बचा ही है यार। तो अपने को मिल रहा है 6.63 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−34 प्लस 15 प्लस 19। और जब इन सबको जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जा रहे हैं। देखो 19 प्लस 15 34, तो ये हो गया कैंसिल। 10⁻0, 10⁻0 की वैल्यू 1। अब यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करो। 4 1 जा 4, बचा 2, 4 6 जा 24, यानी 1.6 वाला सही आ रहा है भैया। अब आगे नहीं करेंगे हम। करें, मेहनत करवाओगे मजदूरी। अरे भाई दिखते रहा है, 4 1 जा 4, कैरी आया 2, 26, 4 6 जा 24, 1.6। भाई देखो और कोई तो है नहीं, तो कहाँ आगे करोगे? मिल गया है ना। तो टिक कर दो भाई, टिक ही तो करना है कि वहाँ पे कैलकुलेशन के भी नंबर मिलते हैं। नोट कर लीजिए। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन बोल दूँ, लिख लोगे? बोला जा रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, है ना। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, आवाज आ रही ना। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, the threshold wavelength of light is 380 nanometer. The threshold wavelength of light is 380 nanometer. The threshold wavelength of light is 380 nanometer. If the wavelength of incident light is 260 nanometer, if the wavelength of incident light is 260 nanometer, the maximum kinetic energy of emitted electrons will be 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है 15.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या गिवन है? E इज इक्वल टू होता है 12375, असल 1237.5 होता है, लेकिन छोड़ दो, 1237 है ना, अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। सॉल्व करिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 2019 के मेंस में पूछा गया अगेन, है ना। बल्ले बल्ले थी 2019 वालों की। तो 2019 मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। मेरे पास 2020 और 21 के क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो बुक खरीदी थी वो 2020 में खरीदी थी, है ना। तो उसमें 2019 की क्वेश्चन है, 2020 के नहीं है, और ना तो 2021 के हैं। और अभी पैसे मैं खर्च नहीं करना चाहता, तो फिर क्या, मेरे पास 2020 के क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हो गया? क्या है आंसर? 1.5। आंसर कितना है? 1.5। कैसे किया? सिंपल है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता है ना, तो कैसे करोगे? हम जानते हैं कि वी नो डैट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू hc अपॉन इंसिडेंट वेवलेंथ माइनस hc अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नहीं पता था, खत्म हो गया ना। तो हो गया hc अपॉन hc मतलब 1237 कॉमन हो गया, अपॉन लेमडा 1 अपॉन लेमडा, यानी कितना था? इंसिडेंट वेवलेंथ,
260 कितना है, 260 माइनस 390, सॉरी 380 है। अब सॉल्व करिए, 1 2 3 7 कैसे होगा भाई, 10 भी देखो कॉमन हो रहा था, 10 को भी बाहर कर लिया। अब कैसे करोगे, क्या और कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है ना, तो 2 को भी बाहर कर लो। अंदर क्या बचा, 1/13 माइनस 1/19, तो 19 माइनस 13 कितना होगा, तो ये कट आउट नहीं रहा है, 1237/20 मल्टीप्लाइड बाई 19 वन 19 और 13 वन 13, 19 माइनस 13 यानी 6 अपॉन में 13 मल्टीप्लाइड बाई 19 मिल लिया भाई, इतना भयंकर कैलकुलेशन। तो 2 10 जा 20, 2 3 जा 6 अब 13 मल्टीप्लाइड बाई 9 करना है तो 1 2 3 7 करो, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 19 करो, 13 मल्टीप्लाइड बाई 19 यानी 12 प्लस 9, तो 130 प्लस 117 कितना आया, 7 3 1 4 247 है ना, तो 2470 आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लो, तो 7 4 11 नहीं डिवाइड होगा, तो ऊपर देखो 3 से डिवाइड कर लो, तो आंसर आएगा अपना 3 7 जा 21, देखो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 to 11 है ना, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 3 जा 9 to 11, 3 2 जा 6 1 7 और 3 3 जा 3 1 जा 3 अपॉन 2470। अब हमको देख के पता चलता है कि ये 1 बार से ज़्यादा जाएगा नहीं, तो अपने पास देखो 1 बार वाले ऑप्शन सही है ना, इतना ज़्यादा मेहनत करो मत भाई, ये वैल्यू देखो 1 से ज़्यादा बार जाएगी तो कौन डिवाइड करे इसको भाई, इतना मल्टीप्लाई करा लिए, कम करा लिए मेरे से, तो भाई बुद्धि लगाओ, है मजदूरी करोगे, देखो ऑप्शन ही तो टिक करके आना है अपने को, तो ऑप्शन टिक कर दो भाई, देखो 1 बार से कुछ ज़्यादा है, बस खत्म, 1 बार से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, तो काहे मजदूरी करोगे। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोलूं, अगला क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने तो हो नहीं, तो मुझे जब चाहे तुम रोक सकते हो, चाहे इस पोजीशन में रोको, चाहे इस पोजीशन में रोको, हाँ तो तुम्हारे हाथ में है, चाहे देखो ही मत, वो भी तुम्हारे हाथ में है। चलो लिखो, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस is a 4 electron volt, is a 4 electron volt, the work function of a substance is a 4 electron volt, the longest wavelength of light, the longest wavelength of light that can cause photoelectron emission that can cause photoelectron emission from this substance is approximately, इज अप्रॉक्सीमेटली, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस पिछले वाले का उल्टा है, पिछले वाले का उल्टा है। ये 1998 में पूछा गया था एडवांस में, हालांकि 1 आध नंबर का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब मल्टीपल में था। 1998 में तो क्वेश्चन के जो टाइप था वो अलग था ना, पैटर्न कुछ अलग था क्वेश्चन का, तो उसमें MCQ में आया था। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। यार मेरा मार्का बड़े जल्दी धोखा देने लगा, तुझे धोखा दे दूँ मैं, छोड़ दूँ। ऑप्शन 1 है 540 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर एंड लास्ट वन इज 220 नैनोमीटर। तो आपसे क्या पूछा पहले क्वेश्चन में, ये दिया ध्यान से देखो। तो भैया आपसे पूछा है द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन। आपसे कुल मिला के पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में, उसने घुमा दिया, डायरेक्टली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ना पूछ के इतनी बड़ी डेफिनेशन देके आपसे पूछ लिया है। तो हमसे कुल मिला के क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पूछा है, तो कैसे करोगे। वी नो दैट फाई इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा एंड वेयर लेमडा इन नैनोमीटर एंड इन गिवन क्वेश्चन ये है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब ये होता है तो 1240 अपॉन लेमडा कर लेते हैं, या 1237.5 करते हो, या जो भी करना तुम कर लो, तो लेमडा करना है तो लेमडा निकाल लो। तो लेमडा विल बी इक्वल टू 4 3 12, तो 3 बार कहाँ है, ये रखा था, अरे 4 3 12 ना। अब आगे मैं नहीं करूँगा, तुम्हारे मजे तुम करो जाके बैठ के। हो गया पक्का, आसान था ना भैया। अगर 1998 में मैं दिया था ना, मतलब इंजीनियर बन गया था, IIT पक्का क्वालिफाई कर लिया था भाई। उसके और भी क्वेश्चन कठिन थे, देखो जाके। अब अगला क्वेश्चन देखो, लिखो ए मेटल सरफेस, क्वेश्चन लिख लो, ए मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड, ए मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड, a metal surface is illuminated
by light of two different wavelengths. A metal surface is illuminated by light of two different wavelengths लिखा है ना, wavelengths 248 nanometer and 310 nanometer. 248 nanometer and 310 nanometer. The maximum speeds of the photoelectrons corresponding to these wavelengths are V1 and V2 respectively. If V1 ratio V2 is equal to 2:1 and Hc is equal to 1240 electron volt nanometer, the work function of metal is nearly, पहला है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको दो केसेस दिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोगों के लिए कठिन बिल्कुल नहीं है। बस मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। बोल रहा था मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब एक मेटल सरफेस है, यानी एक ही मेटल सरफेस है ना। मान लो एक मेटल सरफेस के एक ही के दो टाइप है अपने पास, है ना। जिस मेटल का ये गुटका बना है उसी मेटल का ये भी बना है। तो इस पे एक बार लाइट गिराई जा रही है और इस पे भी लाइट गिराई जा रही है। इस पे गिरने वाली लाइट की जो वेवलेंथ है वह है 248 नैनोमीटर की, 248 नैनोमीटर की, और इससे निकलने वाली लाइट की है 310 नैनोमीटर की। ठीक है। तो अब जब इसके ऊपर आप लाइट गिरोगे तो क्या होगा, इससे आप लाइट गिरोगे तो इससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का जब एमिशन होगा, देखो इसका एक फाई होगा, इसका भी अपना एक वर्क फंक्शन फाई होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ था, इसने बोला कि जो इससे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी रफ्तार है v1, और इसमें जो मैक्सिमम स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, उनकी रफ्तार है v2। क्या है, v2। और हमको क्वेश्चन में v1:v2 का रेशियो गिवन है। समझ में आया। तो आपसे 5 पूछा है। क्या पूछा है, 5। कर लेंगे, सिंपल है। देखो कैसे, हम जानते हैं अगेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू hc/λ-5। ठीक है। इसमें और इसमें भी वही लिखना है। वी नो डैट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू hc/λ-5। ठीक था। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ mv1² इज इक्वल टू हो जाएगा hc/λ-5। अभी के लिए इसको ऐसे रहने दो, अभी निकाल लेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा हाफ mv2 का स्क्वायर इज इक्वल टू hc/λ-5। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हमको v1:v2 की वैल्यू दी है, यानी इसको आप लिख कैसे सकते हो, इसको लिख सकते हो v1/v2 करके, है ना। तो ये क्या है, 2/1। आप इसी को और कर सकते हो v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर, ये इक्वल रहेगा 4:1 के, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो, दोनों को डिवाइड। तो फ्रॉम हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 mv², मतलब डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने का मतलब समझ में आ रहा है ना। 1/2 mv² इज इक्वल टू हो जाएगा hc/λ-5। और अब ये चीज़ अपॉन में रहेगी hc, अच्छा इसको मान लो λ1, है ना, λ1, और इसको λ2, नहीं तो एक ही हो जाएगा। तो अभी आगे चल के हम कैंसिल कर देंगे। तो 5 तो सेम ही रहेगा, hc/λ2 माइनस में 5 अपॉन 1/2 हाफ, मतलब mv2²। तो हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया, और v1² अपॉन v2 के स्क्वायर का हमको वैल्यू पता है। तो क्या है, ये वैल्यू है 4/1 इज इक्वल हो जाएगा hc अपॉन में λ1 माइनस में 5 अपॉन में होता है hc अपॉन में λ2 माइनस में 5। अब यहाँ से आपको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो कंपोनेंट 1 डिविडेंडो लगा दो, या तो क्या लगा दो, कंपोनेंट 1 डिविडेंडो। तो सिंपल है, सबसे पहले आप 1240/λ करके देख लो।
क्या करके देखना है, 1240 बटे लिम्डा। करो जल्दी से भाई, कितना इंक पिएगा। तो मैं इसमें से ये 6 जगह तो बाकी है, तो मैं यहाँ पे आप इस चीज़ को यहाँ से यहाँ पे चले आओ। अभी तो इंक डाला, देखो नहीं चल रहा तो क्या करूँ। ये है क्या बोलते हैं इसको, स्टार्टअप, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जो ओपन गेम में होता है ना शुरुआत में ही, मेगा हेड स्टार्ट है ना, हेड स्टार्ट है, तो तुरंत से ही इंक को हेड स्टार्ट दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/1 इज इक्वल टू H/λ1 कर ले यहीं पे। यहाँ पे जो इंसिडेंट एनर्जी की लाइट रहेगी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू 1240 बटे लिम्डा। तो पहले ही कर लो, कहीं रफ में कर ले, क्या यहीं पे कर लेते हैं। तो पहले के लिए 12/40, 1240 अपॉन के लिए हो जाएगा 248 है ना, 248। तो डिवाइड करो 1, जो हो जाएगा 1 to 4। देखो भाई इसको लिख सकते हो, देखो 10 है ना, इसको क्या लिख सकते हो 1 to 4 इंटू 10। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 है ना, तो ये हो गया 5 के बराबर। क्या हो गया 5 के बराबर। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी 5 की। तो पहले में है 5 - 5 और नीचे में क्या हो जाएगा 310 है ना, तो 310 31, अरे यार कहाँ लिख रहा हूँ, 1240 अपॉन में 310, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब 31 4 जा है ना, 31 4 जा हो रहा है, तो ये 4 आया। तो फिर इसमें क्या आ रहा है 4 - 5। देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराना रहे, तो यहाँ पे हमको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जा 16 -4 5 इज इक्वल टू 5 - 5। तो क्या हो जाएगा 4 5 इधर भेज दो, 16 - 5 11 इज इक्वल टू 4 को इधर भेजोगे तो हो जाएगा 3 5। अब 11/3 इज इक्वल टू 5 कितना आएगा 5 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9 बचा 2, तो 3 6 जा 18। तो भाई 3.7 वाला सही रहेगा, 3.7 वाला सही रहेगा। ठीक है देख लीजिए। तो सही है ना, हो गया। तो 3.7 वाला सही है। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, क्योंकि अब तो मेरे पास क्वेश्चन है, मतलब अब ख़त्म नहीं हुआ यार, क्वेश्चन कैसे खत्म होंगे। 2-3 बुक पढ़ी है ना, चिंगेज की बुक पढ़ी है और अच्छी वर्मा की बुक पढ़ी है, और एक आध है ना वो दीक्षा की कुछ और बुक्स पढ़ी हैं, प्री वाई की भी पढ़ी है। तो फिर क्वेश्चन कराने की कोई लिमिट नहीं होती ना, तो फिर मैं क्वेश्चन थोड़ी ना कराऊंगा ज़्यादा। अब कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, अब आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो करिए। कल हम बात करने वाले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे ये प्रूफ हुआ लाइट पार्टिकल नेचर, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने लाइट के पार्टिकल नेचर को कैसे प्रूफ किया, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं। कल हम लोग चैप्टर के आगे की भी बातें करेंगे, पर हम कल फोटो इलेक्ट्रिक से ये बात प्रूफ करेंगे कि मतलब पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक ने कैसे प्रूफ किया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती है ना। देखो जैसे YDSC ने प्रूफ कर दिया था कि लाइट के पास वेव नेचर होता है, वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ कर दिया था कि लाइट के पास क्या होता है पार्टिकल नेचर होता है। सॉरी क्या बोल दिया, लाइट के पास, देखो YDSC प्रूफ करती है लाइट के पास वेव नेचर होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ करता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। यार फिर से वही बोल रहा हूँ, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। हाँ जो भी था मतलब आप समझ रहे हो ना, YDSC वेव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर। तो कल हम देखने वाले हैं कैसे होता है। तो लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन कुछ समझने लायक चीज़ें होती हैं, तो आप उसको समझिएगा। और आज इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। इसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगभग तो कराए हैं, है ना। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी IIT मेंस और एडवांस में पूछे गए थे वो भी कराए हैं। मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास 2019 के बाद के क्वेश्चंस नहीं है। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो 2020 में खरीदी गई थी। 2019 तक की क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, 2020 के क्वेश्चन नहीं अवेलेबल है ना। पहले से थोड़े ना आ जाएंगे, 2020 में बच्चा तैयारी कर रहा है 2020 के एग्जाम के लिए, तो इसमें 2019 तक की क्वेश्चन आएगा ना। तो इसलिए मेरे पास 2019 के बाद के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो आप पूछे भी जाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। और अभी मैं बुक दोबारा से खरीदने के प्लान में नहीं हूँ, क्योंकि हर साल नई बुक कौन खरीदे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।